ख़वातीन हुज़रात, लाउड स्पीकर में डॉक्टर उमर आदिल आपसे मुखातिब है। आज ये खुशी की खबर है जो कम से कम मेरे लिए तो खुशी की है, मगर शायद बहुत सारे लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, मायूसी की खबर हो। मगर मुझे उनकी मायूसी की परवाह नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ से वो खुश होते हैं वो बिगाड़ है, इंतशार है, लोगों के दरमियान ताल्लुकात की अबतरी है। ख़वातीन हुज़रात, आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से मेरे और मेरी बहुत ही अजीज दोस्त और बहन जैसी बच्ची रेशम के दरमियान एक बेइंतहा गलत चीज चल रही थी, जिसमें कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई, कुछ बातें मेरी तरफ से कही गई। आई वॉज नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ इट। मैं उस बच्ची को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हर इंसान में अपनी खूबियां और खामियां होती हैं, लेकिन अगर मैं रेशम की खूबियों और खामियों का मुवाजना करूं तो मेरे मामले में उनकी खूबियां उनकी खामियों से कहीं ज्यादा है। अब देखिए, उनकी खामियां क्या मुझ में खामियां नहीं है? क्या वो मुझे अपनी तमाम तर खामियों के साथ एक बड़े भाई की सूरत में कबूल नहीं करती? तो अगर करती हैं तो फिर मुझे क्या आर होगी, क्या मुश्किल होगी कि मैं उनको जैसी हैं, जितनी हैं और जहां पे हैं की बुनियाद पे कबूल ना करूं। वी हैव हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन, और मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि मुझे अब ये सारा स्टेलमेट खत्म करना है, ये मड स्लिंगिंग खत्म करनी है, आगे बढ़ के सुलह का हाथ बढ़ाना है। और मुझे यकीन हो गया था कि अगर मेरा हाथ बड़ा होगा तो रेशम भी उसे थाम लेंगी, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मैंने अपने कुछ पिछले व्लॉग में भी इस चीज के लिए एक राह हमवार करने की कोशिश की। उनके मुशीरों ने, उनके बही खाहों ने और हमारे मुश्तरका दोस्तों ने भी उनको ये बात समझाई। वो खुद भी बे इंतहा समझदार हैं। रेशम मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा स्कूलिंग और एजुकेशन तो नहीं हासिल कर सकी, मगर उस लड़की की बेसिक इंटेलिजेंस ऐसी है कि उसको मामला फहमी आती है, और वो ये भी जान जाती है कि दूसरे की नीयत क्या है और दूसरे के साथ कब दोस्ती करनी है और कब नहीं करनी। हाल ही में वो एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर मशगूल थी, और वहां पे मुझे बुलाया गया मगर उनको नहीं बताया गया। तो मेरी एंट्री बिल्कुल एक सरप्राइज एंट्री थी, और ये सरप्राइज एक प्लेजेंट सरप्राइज बन गई। जब भी दोस्ती को इस्तवार किया जाए, मोहब्बत को अज़हर नौ ताईद ताज़ा के साथ जिंदा किया जाए, जब भी वफा की तजदीद हो, जब भी दो बिछड़े हुए दोस्त आपस में मिल जाएं, मेरे ख्याल में ये बेइंतहा खुशी का मौका होता है। मेरे बहुत सारे लोगों ने बहुत बार दिल दुखाया है। माफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे अल्लाह को बेहद पसंद है। बिल्कुल। अल्लाह की रज़ा के लिए आप बहुत सारे लोगों को माफ़ करते हैं, मैंने किया है। माफ़ी बिल्कुल एक दखल अंदाजी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा सही, लेकिन मेरी जान, तेरे नाल नाराजगी रख के मैं एक दिन सुखी नहीं। बस दिल इस बात से दुखा कि मेरा इनके साथ एक 20-22 साल का पुराना दुखता ही तब है जब मान हो। मतलब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, मैं सारी हर रात मौके इनके पे। पास, हर मौके पे। शायद मेरा जो भाई इस दुनिया से चला गया, मैंने उसको थोड़ा कम प्यार किया होगा। इसमें कोई शक। मैंने इनको बहुत प्यार किया। अब आखिरी दफा मैंने जो है ना वो किसी और मूड में ये कह दिया कि इसको 2 दिन के अंदर हमने खत्म। मैंने कहा भाई आप इसको एक दिन 10 दफा मैं तो 10 दफा आ जाओ, और क्यों ना आ जाओ। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। बेशक। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਇੰਤਹਾਈ ਉਮਦਾ ਸਾਥ ਐਸਾ ਬਣੇ आमीन ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮ को आमीन ਪਰ आमीन। ਮੇਰੇ ਪਰਵਰदिगार ਨੂੰ ਇਹ मंजूर होवे मेरा दिल मुकम्मल साफ तब होगा इंशाल्लाह। जिस चीज को ये तनकीद करते थे, वो चीज ये मेरे साथ मिलकर करेंगे। वो है मेरा इकट्ठे लंगर। करेंगे एक इंशाल्लाह। दफा नहीं, मेरी गाल सुनो, मेरे साथ तकसीम करेंगे। आपके साथ बनाएंगे, आपके साथ तकसीम करेंगे, अजर शेयर करने वाली बात है। हाँ। वाला जिनसे हमने इस लंगर का अजर लेना है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमें उनके अलावा और किसी का आसरा नहीं है। है। खुदा ताला तेनू इन्ना सुख है। देवे। हाँ। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, आज एक बहुत बड़ी आग और जंग को नईम हलीफ ने सर्द किया है। नईम, तुम्हारा भी क्रेडिट जाता है। हम बहुत शुक्रिया। सोच कर वे जिन्हें सवाब मिले देखने को। एक बात कही जाती है कि अच्छी तरह देख लो, लिख के रख लो, ताकि वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਰ ਹੋਵੋਗੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਮਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਲੇਜਾ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ है। आज उस राख को आप भी बुझा दें, दिल बड़ा करें, लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ दें, लोगों की मोहब्बतों को आजमाएं मत, वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं। हमारे मुतालिक कितनी कितनी मीम्स, कितने कितने इंटरव्यूज, कितने कितनी राय, कैसे कैसे वीलॉग्स नहीं बनाए गए। बड़ी अच्छी बात है, हमारी लड़ाई ने लोगों को कमाई करके दी। लोगों की तो दोस्ती कमाई करके नहीं देती, मगर मेरी और रेशम की लड़ाई से कुछ लोगों ने खूब कमाया, मगर अपना नाम डबोया, और मेरे ख्याल में ये कोई कमाई नहीं होती। ख़वातीन हुज़रात, ये तस्वीर देखिए जिसमें मैं और रेशम साथ खड़े हैं। इतने अरसे बाद भी हम दोनों की बाहमी मोहब्बत हमारे चमकते हुए चेहरों से आया है, और यकीन कीजिए उनको मिल के मुझे फिर बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे मेरी बिछड़ी हुई एक बहन मुझे मिल गई है। बहुत सारे कमेंट्स आए, 90% लोगों ने मेरे इस एक्शन की तारीफ की और तारीफ की कि आपका ऐसा करना बड़ा मुनासिब था। रेशम की भी बहुत तारीफ की गई, मगर 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी असल दिखा दी और हमेशा की तरह अपनी माँ की असलियत का पता दे दिया कि वो किसके बतन से पैदा हुए या किसके नुत्फे की वजह से उन्होंने उस बतन में से जन्म लिया। मगर क्या किया जाए, लोग अपनी असल दिखाए बगैर बाज भी तो नहीं आ सकते। खुदा ताला उनको हिदायत दे, या जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, जिन दुश्मनों और हादसों को खुदा ने हिदायत नहीं देनी, फिर अल्लाह ताला उनको गरत कर दे। ख़वातीन हज़रात, इस मौके पे जो एक और खातून मौजूद थी हमारे साथ, और उनकी भी तस्वीर देखिए, वो थी मोहतरमा सायरा नसीम साहिबा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मुझे बताया गया कि यूं रेशम का प्रोग्राम हो रहा है और उसमें आप एकदम आइए और देखिए कि क्या आपकी दोस्ती होती है या नहीं होती, तो मेरे दिल में ज़रा सा खटका था कि खुदा न खास्ता कहीं मैं शर्मिंदा ना हूँ। लेकिन मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं जो काम कर रहा हूँ और जिस नीयत से ये काम कर रहा हूँ, उसमें खौफ वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कम से कम अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा, और जितना मैं रेशम को जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि वो किस कदर मोहब्बत करने वाली और मोहब्बत को पहचानने वाली लड़की है। खैर, जब ये पता चला कि उसी प्रोग्राम में सायरा नसीम साहिबा भी मौजूद होंगी, फिर मुझे कोई फ़िक्र नहीं रहा, इसलिए कि सायरा एक ऐसी दोस्त हैं कि किसी भी मुश्किल हालात में आप उनके पीछे छुप के खड़े हो सकते हैं, वो आपके आगे एक दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं। शायद मेरा ख़्याल ऐसा हो कि आप उससे मुत्तफ़िक ना हों, लेकिन मैंने जो बहुत बाहिम्मत ख़वातीन देखी हैं अपने मुआशरे में, जिन्होंने मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारी है अपने ज़ोर बाजू पे, वो यकीनन उनमें शामिल हैं। और एक बात और एक खूबी जो सायरा की मुझे बेइंतहा पसंद है, वो ये है कि जहाँ औरतें अमूमन वफ़ा का कारोबार करती हैं, मोहब्बत को एक जिन्स की तरह बेचती फिरती हैं, और उनके जज्बात ठंडे होते हैं, मगर उनके ऊपर एक गाज़ा लगा होता है नाज़ो अदा का, वहाँ सायरा नसीम एक ऐसी खातून है जिनके अंदर मोहब्बत करने का, शदीद मोहब्बत करने का जज्बा भी है, जुर्रत भी है, हिम्मत भी है, और मोहब्बत में चोट खाने और दिल हारने का हौसला भी है। कितने लोगों में ये हौसला होता है। मैं अगर कभी सायरा के बारे में लिखूंगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने सबसे पहले सायरा नसीम को कब पहचाना। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो एक बहुत ठंडी और खुशगवार रात थी इस्लामाबाद की, जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत फार्म हाउस के डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने सायरा को देखा। वो इस्लामाबाद किसी के साथ आई हुई थी, मगर उस खाने पे मजबूरी के तहत अकेली थी। आपने कभी हिजर में मुब्तला किसी मोहब्बत करने वाले को अगर देखा हो, तो फिर आपको पता चले कि उस रात मुझे सायरा में क्या नज़र आया। ख़वातीन हज़रात, मैं कोई खुदा न खास्ता का स्कैंडल आपके सामने नहीं ला रहा, मगर सायरा नसीम उन चंद लोगों में से है जो टूट के किसी को चाह सकती हैं, और फिर उस चाहत की नाकामी को बड़ी उम्दगी के साथ कबूल कर सकती हैं, और उसके बगैर भी ज़िंदा रह सकती हैं। खुदा ताला उन्हें भी दायमी मोहब्बत और हिम्मत दे। सायरा की मौजूदगी की वजह से रेशम से मुलाकात और रिकन्सिलिएशन कहीं ज़्यादा दिलचस्पी हो गई,
बे इंतहा ज़्यादा सपोर्टेड भी मैंने महसूस किया। और फिर रेशम का रवैया ऐसा था कि मैं क्या आपको बताऊं, लगता ही नहीं था कि हमारे दरमियान कभी कोई फासला था, कभी कोई दूरी थी। रेशम ने मुझे कहा कि आप एक दफ़ा एपिसोड में कहें कि मैंने आपसे माफ़ी मांगी। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मुझे इसमें कोई आर नहीं। दरअसल जब किसी के साथ ताल्लुकात रिवाइव करने हों तो दिलो जान से कहें कि मैंने माफ़ी मांगी। हम लोग किसी से माफ़ी भी मांगते हैं तो उसमें मेंगनियां डाल देते हैं। ये कहते हैं चलो मैंने तो माफ़ी मांगी, तुम भी अपने किए और अपने किए का और कहे का मुझे यहाँ पे कोई ना कोई माफ़ीनामा दो। अनकंडीशनल माफ़ी एक चीज़ होती है। जब मोहब्बत को दोबारा कनेक्ट करना है तो फिर दूध के अंदर मेंगने न डालें, ना ही ये चाहें कि अगला आपके बताए हुए मुकालमे बोले। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा और मैं एक बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करता हूँ अब, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ। आपकी तनकीद, आपके बेइंतहा ज़्यादा नोकीले जुमले आपको मुबारक हों। मैंने जो किया सोच समझ के किया, मेरी नीयत बहुत अच्छी थी और नीयत का फल मुझे यकीनन मिल रहा है। ख़वातीन हज़रात, रेशम से मुलाकात के बाद मैंने अब उनसे एक वादा किया और आज आपको सबको बताता हूँ कि मैंने क्या वादा किया था कि आपकी दुआएं शामिल हाल हों। मैंने रेशम से ये वादा किया है कि मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उसके बड़े भाई की हैसियत से उसके लिए कोई बहुत उम्दा बर तलाश करूंगा, कोई ऐसा उम्दा मर्द तलाश करूंगा जो उसका वाकतन एक कफील बन सके, उससे मोहब्बत कर सके, उसका बोझ उठा सके और उससे कहो कि बीबी तुमने बहुत कमा लिया, अब तुम घर बैठो, मैं तुम्हारी किफ़ालत करूँगा। ये कोई बुरा इरादा नहीं है और इस सिलसिले में मेरी नीयत बहुत अच्छी है। वो इसलिए भी कि मुझे अंजाम पता है उन कामयाब अदाकाराओं का, जिन्होंने अपने अरूज में बहुत से लोगों का इश्क अपनी झोली में पाया, कदमों से ठुकराया, मगर जब उम्र ढल गई, जवानी और चेहरा वैसा शादाब नहीं रहा, तो पता चला कि उस्ताद के वो काफिले न जाने किन मंजिलों की तरफ चले गए और अब उन अदाकाराओं के लिए सिवाय तन्हाई के, बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी के और कई दफ़ा नाआसूदगी के कुछ और नहीं बचा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप मुझे मिज़ोजिनिस्ट भी कह सकते हैं, मगर मुझे कबूल है। मैं ये कहता हूँ कि औरत को ये चाहिए, कैसी ही कामयाबी क्यों ना हो, कैसा ही अरूज क्यों ना हो, कितने ही उशाक परवाना वार उनके गिर्द घूमते हों, किसी का हाथ पकड़ के, किसी मुखलिस आदमी का हाथ पकड़ के उसके घर में बैठ जाइए और कहिए कि आज से तुम मेरे कफील हो, मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे मजाजी खुदा हो, मैं मोहब्बत की शक्ल में तुम्हारी परस्तिश करूंगी, तुम मेरे मजाजी खुदा बन के मुझे और मेरे बच्चों को वो प्रोटेक्शन और आसूदगी दो जो मेरा हक है। यकीन कीजिए, ऐसी ही खवातीन बेइंतहा कामयाब होती हैं और आप उनको बहुत बड़ी उम्र में भी देखें तो औलाद और मियाँ की वजह से वो कभी भी इबरत का नज़ारा नहीं बनती। मेरे पास कहने को और देने को बहुत सी मिसालें हैं, मगर रहने दीजिए, लोगों का पर्दा रहने दीजिए। आप खुद देख लीजिएगा, जो खवातीन मेरे बताए हुए फॉर्मूले के ऊपर अमल करती हैं वो कितनी कामयाब रहती हैं। किस्मत अल्लाह के हाथ में है, 100% किसी को नहीं पता होता, मगर तन्हाई हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पे एक औरत के लिए एक दीमक है जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़ात को चाट जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी तमाम जानने वालियाँ जो माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं, बेइंतहा अभी तक अट्रैक्टिव हैं, सेहतमंद हैं, वो अपने अपने घर की मलिकाएँ बनें। इस सिलसिले में जो मेरे पास सबसे उम्दा मिसाल है वो रीमा की है। मैं जब भी उनकी तारीफ़ करता हूँ, एक बात की तारीफ़ करता हूँ कि रीमा ने अपनी ज़िंदगी के सही दौर में बिल्कुल सही फ़ैसला किया। फ़ैसला करना आसान है, फ़ैसला निभाना बहुत मुश्किल है। रीमा ने हमें फ़ैसला करने के बाद निभाना सिखाया। किस तरह इंसान अपने आप को ग्रेसफुली कैरी करता है, कैसे एक आदमी की बीवी बन के, उसके बच्चों की माँ बन के, एक सास की बहू बन के उम्दगी के साथ ज़िंदगी गुजारता है। हैट्स ऑफ टू रीमा। अल्लाह करे कि जैसी दुआ मेरी रीमा के मामले में कबूल हुई है, वही दुआ मेरी रेशम के मामले में कबूल हो और आप लोग बहुत जल्द देखें कि रेशम की शादी एक बहुत भले आदमी से हो गई। खुदा के लिए बातें बनाने से पहले सोचिएगा, आपकी भी बच्चियां हैं, किसी और की बच्ची को कुछ कहने से पहले
یہ سوچ لیجئے کہ آپ کا کہا کہیں پلٹ کے تھپڑ کی طرح آپ کے منہ پہ اور آپ کی بیٹی کے مقدر کے منہ پہ نہ پڑ جائے۔ بہت سے لوگ باتیں مجھے یہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اس لیے انہوں نے جا کے ریشم کو گلے سے لگا لیا۔ ہر چیز کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی محتاج رہ گئی ہے؟ کیا آپ کے اندر احساس مر چکا ہے؟ کیا آپ غلطی کو درست کرنے کی اہلیت کھو چکے ہیں؟ بھائی بس کر دیجیے، خدا کا واسطہ ہے۔ اور ایک آپ کو بتا دوں، جو آج لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں، کل وہ دن دور نہیں کہ جب ان کا ہارڈ ویئر اکھاڑ کے وہ سارا مدر بورڈ ہی پھینک دیا جائے گا کسی کباڑ خانے کے ڈھیر پہ۔ پھر آپ کیا کہیں گے؟ آج تو سافٹ ویئر آپ کو پسند ہے، میری بات یاد رکھیے گا، جب مدر بورڈ اکھاڑ کے کباڑ کے ڈھیر پہ پھینکے گئے، وہ دن ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، نہ ہی قدرت اپنے عمل کو کبھی روکتی ہے۔ یہ پہم جاری ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم وقتی طور پہ بھول جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، بات ہو رہی تھی یہاں پہ ریشم سے ملاقات کی، یہاں بات ہو رہی تھی سارہ نسیم کی موجودگی کی اس ملاقات میں، اور ہمارے ساتھ ایک بہت مشہور صحافی نعیم حنیف صاحب بھی موجود تھے، جنہوں نے اس ملاقات کو ممکن بنانے کے لیے اپنا بہت عمدہ اور بھرپور کردار ادا کیا۔ خواتین حضرات، آپ سب لوگ مجھے بہت سی باتیں بنائیں گے، یہ کیوں کیا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے آپ کے متعلق یہ کہا، انہوں نے آپ کے متعلق یہ کہا۔ کہنا صرف یہ ہے، ہمیشہ ان کو بڑھ کے گلے لگاتے ہیں جو آپ کے متعلق بہت کچھ کہتے ہیں، جو آپ کی تعریف ویسے ہی کرتے ہیں، ان کو تو آپ کچھ بھی نہ کریں تو ٹھیک رہتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کی تعداد کو کم کیجیے، لوگوں کا زاویہ نگاہ بدلیے، آپ پہ تنقید کرنے والوں کو ایک ایسا سبق دیجیے کہ ان کی تنقید تعریف میں بدل جائے، اور میرے خیال میں یہ زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب وہاں پہ باتیں ہو رہی تھیں تو میں نے ایک چیز کا ذکر کیا، آپ ان کے پروگرام کو دیکھیے گا، میں نے یہ کہا کہ ہماری فلمیں تب تک کامیاب نہیں ہوں گی جب تک کہ فلم والے لوگ ان فلموں میں شامل نہ ہوں۔ سارہ نسیم صاحبہ وہاں بیٹھی تھی، میں نے کہا آپ کو یہ پتا ہے کہ میرا کی ایک فلم آ رہی ہے جسے ڈائریکٹ کیا ہے اور جسے لکھا ہے شان شاہد نے۔ اب اس فلم کے اندر شان شاہد بطور اداکار اور بطور ہدایت کار موجود ہوں، اس کی کامیابی میں کوئی شک رہ نہیں جانا چاہیے، اور خاص طور پہ جب فیمیل لیڈ میں ان کے ساتھ میرا موجود ہے۔ میرا از ون آف دا فائنسٹ ایکٹریسز دیٹ وی ہیو فار دا لارج اسکرین، فار دا سلور اسکرین۔ بہت محنتی خاتون، بے انتہا باصلاحیت خاتون۔ یہاں میں چاہوں گا کہ میرے ایڈیٹر صاحب میری اور میرا کی کچھ تازہ تصاویر لگائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میرا تیار ہوتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ واقعی ایک پوری فلم سٹار کا گلیمر ان کے اندر آ گیا ہے۔ کچھ دن پہلے میرے ہاں آئی تھیں تو اس طرح تیار ہو کے آئی تھیں جس طرح ایک زمانے میں لالی ووڈ کی ٹاپ فیمیل سٹارز تیار ہوتی تھیں۔ بنارسی ساڑی، بہت عمدہ بنے ہوئے بال، گندھا ہوا جوڑا، کمال میک اپ، اور ساتھ ہلکا سا زیور۔ جب وہ تشریف لائیں تو میں نے چھوٹا سا کلپ ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے کہا، اور میں نے کہا کہ آج آپ بالکل ایسے لگ رہی ہیں جیسے بھلے وقتوں میں زیبا بیگم لگتی تھیں، بھلے وقتوں میں شبنم اور رانی بیگم لگتی تھیں۔ میرے خیال میں اس سے بڑا کمپلیمنٹ اور کسی کو نہیں دے سکتا۔ جب میں کسی خاتون کو زیبا جی کے ساتھ ملاتا ہوں تو سمجھیے کہ میں نے اس کی تعریف کی حد کرتی ہے، لیکن ساتھ ڈرتا بھی ہوں کہ میری یہ بات سن کے زیبا بیگم صاحبہ ناراض نہ ہو جائیں، مگر دل ان کا بہت بڑا ہے، اور ان کے دل کو یہ بھی علم ہے کہ کون ان سے کتنی محبت اور کتنی بے غرض اور پرخلوص محبت کرتا ہے۔ میں شکر کرتا ہوں کہ اپنی فیورٹ اداکارہ کے دل میں نے وہ جگہ بنا لی ہے۔ میں نے کیا بنانی تھی، میرے پروردگار نے بنا لی کہ وہ جب مجھے فون پہ جب مجھ سے فون پہ بات کرتی ہیں تو ہلکا ہلکا گلہ تو جاری رہتا ہے۔ اتنی حسین عورت کو ہر حق حاصل ہے گلہ شکوہ کرنے کا، مگر ساتھ کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں جانتی ہوں کہ آپ کا دل میرے معاملے میں کیسا ہے۔ ایک بات میں آپ سے شیئر کروں، کبھی کبھی جب میں ان سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو زیبا جی مجھے یہ کہتی ہیں کہ عمر، تم سے بات کرتے وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں وحید سے بات کر رہی ہوں۔ اوئے اوئے اوئے،
मुझे यकीन है कि जब वहीद साहब की रूह ये सुनती होगी तो कांप जाती होगी कि ज़ेबा बेगम, तुमने ऐसे कम शक्ल आदमी को मुझसे मिला दिया। मैं जो वहीद मुराद हूँ, मैं जो शहंशाह रोमांस हूँ, मैं जो चॉकलेट हीरो हूँ, मगर क्या किया जाए वहीद साहब, जब किसी को मोहब्बत किसी से हो और कोई थोड़ी बहुत शफकत आप पे रवा रखे तो फिर ऐसा कंपैरिजन हो ही जाता है। मगर मज़े की एक और आपको बात बताऊं, एक दफ़ा मैंने सिर्फ उनको आंकने के लिए पूछा कि बेगम साहिबा, आपकी बहुत सी उम्दा फिल्में वहीद साहब के साथ हैं, सच बताइए क्या वो आपको एक को स्टार के तौर पे और एक साथी के तौर पे और दोस्त के तौर पे पसंद थे? नहायत नखरे से कहा, रहने दीजिए, मुझे ऐसे मैले मैले मर्द पसंद नहीं। वहीद साहब की मैल उनके चेहरे की गंदमी रंगत थी जो बहुत नमकीन थी, वो बहुत गोरे आदमी नहीं थे। मगर ज़ेबा जी की यही तो बातें हैं जो मुझे अजीब गुमगु की कैफियत में मुब्तला रखती हैं। मैं जिन लोगों के लिए दुआ करता हूँ तन्हाइयों में, उनमें वो खातून शामिल है। यहाँ पे मुझे एक बार फिर उनका एक एहसान याद कर लेने दीजिए, और वो एहसान ये है कि जब मैं जेल में था, मेरे पीछे बहुत कम लोग आए, और खातून तो कोई आई नहीं तावक्ते के चौधरी जरनाब आदिल जंजुआ और मोहतरमा मिरत आदिल जंजुआ की वालिदा तशरीफ लाई, और जैसा भी मैं किया मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मगर एक खातून है जो मेरे पीछे जेल पहुंची और वहां पे सबको ये कहा कि अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगी। वो कोई और नहीं, वो ज़ेबा बेगम थी, जो इस उम्र में, और ये ना समझी कि उनकी उम्र कुछ कम है, हिम्मत करके उठ के तमाम तर बीमारियों और आर्जों के बावजूद लाहौर के कैंप जेल में पहुंची और मेरे लिए आसानी का सामान फराहम करके ये बताया कि ऐसी खवातीन जिसकी ज़िंदगी में शामिल हों, उसे फिर रहमत के फरिश्तों की ज़रूरत कम महसूस होती है। ज़ेबा जी, आई वुड बी इटर्नली ग्रेटफुल टू यू। आई एम डीपली इंडेटेड एंड आई रिमेन सो टिल माई लास्ट ब्रेथ। खातिन हज़रत, बात हो रही थी फिल्मों में फिल्मी लोगों की। फिल्म साइको बड़ी ईद पे आने वाली एक बड़ी फिल्म है। शान भी हैं, मीरा भी हैं, सोनिया हुसैन भी हैं, और भी बहुत अच्छी सपोर्टिंग कास्ट है। मगर जिस पॉइंट की तरफ मैं आ रहा था, इसकी मौसीकी एक ऐसे मौसीकार ने तरतीब दी है जो उस्ताद नज़ीर अली साहब का बेटा है। क्या नज़ीर अली साहब, और कौन नज़ीर अली साहब, और क्या मौसीकी और क्या गीत। अभी याद कीजिएगा कि नज़ीर अली साहब कौन थे। अगर पंजाबी गीत बनाते थे तो दिल निकाल के ले जाते थे, अगर धमाल कंपोज की तो अपने लिए ज़ादे आखिरत क्रिएट कर लिया, और अगर उर्दू गज़ल को हाथ लगाया तो ऐसे कि जैसे बने ही उर्दू गज़ल को धुन में बांधने के लिए थे। दिल गया तुमने लिया, हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें, अपने ही गम से नहीं मिलती निजात, इस बिना पर फिक्र आलम क्या करें। ये मैडम की आवाज में कमाल उम्दा एक फिल्मी गजल है जो हजरत दाग देहलवी ने लिखी हुई है। मेरे ख्याल में इस अंग की, गीत अंग की गजल का इससे बेहतर नमूना पेश किया नहीं जा सकता, गायकी में भी और धुन साजी में भी। तो जिस फिल्म का हम जिक्र कर रहे हैं साइको का, उसमें मौसीकार भी कमाल है, मगर मौसीकार ने जो एक गीत लिया है वो सायरा नसीम साहिबा की आवाज में है, और सायरा इज वन ऑफ आवर लास्ट प्लेबैक सिंगर्स।